चलो और यहां से स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड अब फ्लो करने वाला है। फ्लूइड मतलब मोशन में रहेगा, तो फ्लूइड मोशन में रहेगा मतलब फ्लूइड का डायनामिक पार्ट है ना। जैसे पहले पढ़ रहे थे स्टैटिक पार्ट, काइनेटिक पार्ट, अब उसका पढ़ने वाले हैं डायनामिक पार्ट। समझ में आ रहा है मतलब? ठीक, तो डायनामिक पार्ट का मतलब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर मतलब फ्लूइड फ्लो करेगा। तो देखो भाई, फ्लूइड यहां पर भी जल्दी जल्दी हम बोल देते हैं कि फ्लूइड आइडियल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, डेंसिटी उसका फिक्स्ड होगा। और एक चीज और याद रख लेना कि इस पार्ट में भी फ्लूइड फ्लो करेगा लेकिन रोटेशन नहीं होगा, मतलब उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। याद रख लेना कि एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। इस पार्ट में फ्लूइड फ्लो कर रहा है लेकिन हमको पूरा स्टडी करना है, उसमें हमें एक बात दिमाग में लेके चलना है कि पूरे स्टडी में हमारा ओमेगा भी क्या रहने वाला है, जीरो, मतलब ओमेगा नहीं आएगा। ठीक, फिर से बोलते रहे जल्दी जल्दी कि बच्चे अभी हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स यानी पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हमारा फ्लूइड मोशन में आएगा, गति में आएगा। तो उसमें याद रखना है कि इसमें एक चीज पुराना वाला सारा बात रहेगा कि फ्लूइड आइडियल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, डेंसिटी उसकी फिक्स्ड होगी। साथ साथ एक चीज और ऐड कर लेना कि इस बार एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा नहीं आएगा, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक, तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जो बड़ा आसान टॉपिक है, स्टेडी फ्लो। और इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन, STER, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्पेलिंग बुक से देख लेना, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीम STREM होता है सर, स्ट्रीम STREM। हाँ देख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं। चल, स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक, तो ये टॉपिक में नाम पढ़ के ही बहुत अच्छा है, बहुत सारे किताब में उसका मीनिंग सही लिखा होता है लेकिन पढ़ने में लोग समझ नहीं पाता और गलत कॉन्सेप्ट सीख लेता है। जैसे स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो का मतलब लोग क्या समझता है, मान लो कि हमने एक पाथ बना दिया, मान लो हमने एक पाथ बना लिया, रास्ता बना लिया, इस रास्ते से पानी जा रहा है, मान लो पानी फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत। तो बहुत लोग के अंदर मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है कि स्टेडी फ्लो नाम है, मतलब स्टेडी मतलब कांस्टेंट। तो बहुत लोग के अंदर क्या बैठ जाता है कि पूरे में वेलोसिटी सेम रहेगा ना, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट होगा लेकिन किस टाइप से कांस्टेंट होगा वो देखो हम सिखाते हैं। मान लो कि अगर एक मॉलिक्यूल पॉइंट ए से के पास से पहले गुजर रहा है, मान लो पॉइंट ए यहां मान लो, यहां पर मान लो पॉइंट बी मान लो, यहां पर मान लो पॉइंट सी मान लो, दो ही पॉइंट समझो, मान लो पॉइंट ए मान लो, एक पॉइंट बी मान लो। ठीक, तो स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है समझो। मान लो कोई पार्टिकल या मॉलिक्यूल यहां से मूव किया, कोई फ्लूइड, मान लो कोई मॉलिक्यूल फ्लूइड का यहां से मूव किया, तो इस वक्त यहां से मूव करने वक्त अगर मान लो कि इसकी वेलोसिटी अगर v1 रही होगी, कितनी रही होगी, v1, तो इसके बाद आगे यहां से भी जब ये मूव करेगा तो इसकी वैल्यू, और मान लो उसके बाद ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गुजरा पहला फ्लूइड या पहला मॉलिक्यूल, तो मान लो इस जगह वेलोसिटी v1 थी और मान लो इस जगह वेलोसिटी v2 थी, हो गया। अब ये पहला फ्लूइड का पहला मॉलिक्यूल मान लो गुजर के चला गया। ठीक, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए इतना था। अब क्या कहता है स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो, कि अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल, जैसे पहला मॉलिक्यूल गया, ठीक, अब अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल भी अगर इस पाथ से जाएगा तो इस जगह उसकी वेलोसिटी स्पीड जो होगी वह v1 ही होगी और इस जगह उसकी स्पीड v2 ही होगी, मतलब पूरे में स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अगर तीसरा कोई पार्टिकल फ्लूइड का मॉलिक्यूल भी गया तो उसका भी स्पीड इस जगह v1 ही होगा और इस जगह v2 ही होगा, मतलब वेलोसिटी या स्पीड पूरे में एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन एक बार जो आ गया वही रहेगा, वो सारे मॉलिक्यूल के लिए वही एप्लीकेबल होगा। मतलब समझ में आ गया, स्टेडी क्यों नाम पड़ा, अंतर समझ में आ रहा होगा। ऐसे गलत कि पूरे में भी रहेगा, ये गलत है। अगर एक बार इसका यहाँ v1 है और यहाँ v2 है तो पूरा जितना मॉलिक्यूल जाएगा सारे मॉलिक्यूल का इस जगह v1 इस जगह v2, यही इसी पाथ पे जो फ्लो करता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। इसको अपने भाषा में जैसे लिख चाहो वैसे लिख लो, हमको जो समझाया था समझा दिए। ठीक, अब बात करते हैं क्या स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो में एक आध बात सिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई पाथ है, ठीक,
ये कोई पाथ है, मान लो स्टेडी फ्लो का पाथ है या स्ट्रीमलाइन फ्लो का पाथ है, ठीक। अब कोई बोलेगा क्या कि इसका डायरेक्शन बताओ, स्पीड या वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, तो कुछ नहीं करेंगे, हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे? टेंजेंट। हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पे स्पीड या वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब वो बोलेगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर में आप स्पीड या वेलोसिटी के डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, तो आप जवाब देना कि हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे? टेंजेंट। और उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत? यानी नोट बना के आना चाहोगे तो लिख लोगे कि वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, क्या क्वेश्चन आ जाए कि मान लो ये सब तो 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा, उसी से मिलता जुलता प्रॉपर्टीज है कि दो स्ट्रीमलाइन फ्लो का लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे टेंजेंट का केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। मान लो अगर दो इंटरसेक्ट किया तो मान लो कि अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे, मान लो इस पॉइंट पे ऐसा टेंजेंट और मान लो इस पॉइंट पे ऐसा टेंजेंट, तो दो टेंजेंट का अगर डायरेक्शन हो जाएगा तो दो स्पीड या वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर हमेशा कितना डायरेक्शन? एक। बोल क्लियर है? तो मतलब काम का बात बता दिए कि कोई बोलेगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो पे डायरेक्शन स्पीड का कैसे बताएंगे या वेलोसिटी का, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही स्पीड या वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। फिर हम क्या बोलेंगे कि दो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएगा, दो स्पीड या वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, जो कोई पॉसिबल नहीं है। यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टेडी फ्लो में इतना ही बात आपको जानना है। इतना जान गए मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, चलिए जल्दी आपको जो अपने भाषा में लिखना है जल्दी जल्दी लिख लीजिए। स्क्रीन को पॉज करिए, इसमें जो काम का बात है इसको नोट करिए और स्क्रीन पॉज करके जो भी आपको काम का बात लग रहा है पूरा नोट कर लीजिए। आप लोग अपने भाषा में जरूर जो जो हम बोले हैं लिख लीजिए, तभी एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन करने में बनेगा। वरना ये हल्का हल्का टॉपिक से भी कहीं क्वेश्चन आगे आप पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, आप स्क्रीन पॉज करके लिखिए। अब हम अगला टॉपिक को बढ़वाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगला टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आसान टॉपिक है, आगे इसलिए पढ़ा लेना है कि बर्नौली में इसका यूज आएगा। है सिंपल, ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मान लो हमने एक पाथ बना दिया, हमने एक रास्ता बना दिया, कोई दिक्कत? और इस रास्ते के इस फेस के एरिया को बोल दिया A1 और इस फेस के एरिया को बोल दिया A2, कोई दिक्कत? तुमको बता दे, सुनना, किसी का तुम एरिया घटाओगे तो वहां फ्लूइड के फ्लो करने का रफ्तार बढ़ जाता है। जैसे तुम घर में पानी अगर पाइप से पटाते हो, अब पाइप के मुंह को जातोगे तो देखते हो प्रेशर जोरदार मारता है, दूर तक जाता है। वही कहानी से कुछ कुछ रिलेटेड है। इसमें हमारा सिंपल है कि मान लो हमने एक पाइप ले लिया, इसके इस फेस के एरिया को A1 मान लिया, इस फेस के एरिया को A2 मान लिया। मान लो यहां से कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा होगा, कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा होगा तो उसकी स्पीड को हमने यहाँ पर V1 मान लिया और यहां से फ्लो करके बाहर निकलेगा उस वक्त की इसकी स्पीड को हमने V2 मान लिया। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कुछ नहीं कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि A एरिया और V स्पीड, ये V स्पीड हुआ और A आपका एरिया हुआ, इसको आपको प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट है। जब किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एरिया इनटू स्पीड को आपको कांस्टेंट प्रूफ करना है और कुछ नहीं। बात समझ में आ रहा है कि जब किसी पाइप से ये जा रहा होगा तो एरिया इनटू स्पीड को क्या प्रूफ करना है? कांस्टेंट। ठीक है,
लाइट कट गया है फिर भी दिखाई देगा, थोड़ा सा भी वीडियो क्वालिटी में लाइट कम आएगा, फिर भी हम पढ़ाते जा रहे हैं, दोनों ध्यान से देखो। तो एरिया इनटू स्पीड हमारा कांस्टेंट रहेगा, इतना हमें समझ में आ रहा है, इसमें मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको प्रूफ करना है, हम प्रूफ कर लेंगे। हम प्रूफ करने के लिए कैसे यूज करेंगे, खुद सोचो। हम ये बोलेंगे कि जितना फ्लूइड का मॉलिक्यूल इसके अंदर इन करेगा उतना ही मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। बोलो, हमें मान सकते हैं कि मॉलिक्यूल इन molecules of fluid in becomes equal to molecules of fluid out, मतलब जितना फ्लूइड इन करेगा उतना ही फ्लूइड आउट होगा, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल कॉन्सेप्ट यहां पे लगा लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। मान लेते हैं कि एरिया A1 है, स्पीड V1 है, और डेल्टा टी टाइम में ये मॉलिक्यूल यहां से आगे बढ़ा, कोई दिक्कत, और यहां से डेल्टा टी समय में ये मूव करके यहां तक गया है। मान लो डेल्टा टी समय में यहां से यहां गया है, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत। तो खुद सोच लो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया के जगह पर मान लो A1, एरिया के जगह पर मान लो A1, डिस्टेंस के जगह पर मान लो, इस डिस्टेंस क्या होता है, पढ़े लिखे बच्चों को डायरेक्ट लिख देते हैं, डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम, स्पीड V1 और टाइम के जगह पर डेल्टा टी, ये वॉल्यूम आ गया। तो इस पोर्शन का वॉल्यूम इतना होगा, तो अगले पोर्शन का मान लो कि अगर ये एक पोर्शन का वॉल्यूम इतना है, तो अगले पोर्शन के लिए अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे एरिया A2, स्पीड V2 और डेल्टा टी टाइम। इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत। तो जितना मास इन किया उतना ही मास आउट हुआ, यानी कि मास इन बराबर मास आउट मॉलिक्यूल का। तो जितना मास इन किया उतना ही मास अगर बाहर जाएगा, जितना मास इन किया उतना ही मास बाहर जाएगा। तो मास का मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो फ्लूइड का तो डेंसिटी पूरे में तो सेम ही रहेगा, पूरे में रो मान लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो इनटू वॉल्यूम के जगह पर मास का मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ये है, यानी A1 V1 डेल टी इक्वल टू रो A2 V2 डेल टी। तो खुद देख लो यहाँ पर डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा, तो A1 V1 डेल टी इक्वल टू A2 V2 डेल टी, यानी डेल टी से डेल टी कट जाएगा। तो यहाँ A1 V1 इक्वल टू भी हम चाहेंगे तो A2 V2 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी लिख सकते हैं, ये डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा तो A1 V1 डेल टी इक्वल टू A2। तो जब यहाँ A1 V1 इक्वल टू जब A2 V2 हो जाएगा, यही हमारे कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, यानी AB इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसमें मात्र बचा एक लेक्चर, बर्नौलीज एप्लीकेशन, और बर्नौलीज थ्योरी को प्रूव करना और उसका एप्लीकेशन बताना है। मतलब एक क्लास और लेंगे, आपका 1-2 क्लास, आपका फ्लूइड खत्म हो जाएगा। ठीक है।